आप वास्तविक आम जनता की जो आवाज और जो सच्चाई है जी और जिस तरह से मीडिया की जो परिभाषा है, जी हमारे देश का चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जी वास्तविकता को जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाना, इस उद्देश्य से आपका चैनल चल रहा है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और साथ ही उम्मीद करूँगा कि आपका चैनल काफ़ी ग्रोथ करे जी और जी आम जनता इस पे विश्वास जो वर्तमान में बना हुआ उसको बरकरार जी रखे। दोनों सीटों पे हमारा जो तो कहना है, हमारे पास न धनबल है, न हमारे पास कोई खानदानी या कोई पावरफुल कोई चीज है। हमारे पास आम कार्यकर्ता, आम पब्लिक दिल से जुड़ी हुई है। हमने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया था जी क्योंकि देश के अंदर कोई भी तानाशाही, भले कांग्रेस करे बीजेपी करे, और वर्तमान में देखा गया कि पिछले कुछ समय से 10 सालों से बीजेपी के अंदर एक तानाशाही एक रवैया आ गया था। अभी उपचुनाव में कांग्रेस हित की बात कर रही है। जी जिस दिन कांग्रेस देश हित की बात करेगी हम साथ में काम करेंगे। उनका एक भी स्पीच अभी तक बिना राजकुमार, बिना बीएपी के पूरा नहीं है। मन्नालाल जी एक अधिकारी वर्ग से थे। एक हमने पहले शुरुआत में ये फेस किया था कि अधिकारी वर्ग से एक लीडर बना है, नेता बना है, तो अच्छा नॉलेज रखता होगा, अच्छा नॉलेज रखता होगा तो अच्छी भावना रखे, अच्छी सोच रखेगा और अच्छी सोच के साथ काम करेगा। लेकिन वो उनके अंदर मुझे लगा नहीं वो चीज, पता नहीं किस हिसाब से वो क्या सोचते हैं। एक अधिकारी वर्ग का लीडर है और वो कह रहा है कि बीएपी वालों ने पैंथर छोड़ा है। यार आप किस बात की। एक चीज हमने देखा भाजपा में यही होता है, जो व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपना विवेक से नहीं चलता है, ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाता है, जिसका उदाहरण मन्नालाल जी। लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक साइंस का पद क्रिएट नहीं किया है। पद खाली होना और क्रिएट करना दोनों अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने पद ही क्रिएट नहीं किया। तो युवा समझने लगा है कि हमारे देश को ये लोग खोखला कर रहे। तो बड़ी दुकानें किसने सजाया था? लोकतंत्र ने सजाया था जी और वो बड़ी दुकानें सज के लोकतंत्र को ही खत्म करने का काम करती है। तो जनता को समझ में आया कि जिस दुकान को हमने सजाया है, जिस दुकान को हमने संजोया है लोकतांत्रिक तरीके से, और वो राजतांत्रिक व्यवस्था पे आएगा, तो जनता 5 साल में अवसर आया तो उस दुकान को बंद कर दिया। एक माहौल बना हुआ है आपके चैनल के माध्यम से। क्या कहते हो, राजकुमार और बीएबी वाले तो जनरल के खिलाफ है। आदिवासियों के अधिकार की बात करना, आप आपके अधिकारों की बात करोगे, इसका मतलब आप मेरे खिलाफ थोड़ी हो। मेरा सीधा सा फंडा है कि हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो व्यक्ति छुआछूत भेदभाव, जो व्यक्ति मानव विरोधी गतिविधि, जो व्यक्ति शोषण की भावना रखेगा, उसका हम विरोध करेंगे। ये मुद्दा राजकुमार होते हैं भारत आदिवासी पार्टी का अकेले का भी नहीं है। आज भाजपा विरोध कर रही है तो भाजपा के लोग ये तय कर ले कि नंदलाल जी मीणा भाजपा के मंत्री थे कि नहीं थे। नंदलाल जी मीणा ने खुद ने कहा बिल प्रदेश बनना चाहिए। जब वो वही महेंद्रजीत मालविया आज बीजेपी में जाके कह रहे नहीं हुई है, वो है वही महेंद्रजीत मालविया ने भी बिल प्रदेश की बात रखी है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ कद्दावर शख्सियत मौजूद हैं, बांसवाड़ा के सांसद साहब राजकुमार जी रोह साहब हमारे साथ हैं। सर, अगर आपको बाप पार्टी का पोस्टर बॉय कहें तो इस बारे में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि समस्त जगह जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, बाप पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही है, आप ही के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और आप लोकप्रिय भी हैं दोनों जगह। क्या मानते हैं, क्या बाप पार्टी का जो प्रदर्शन है, 84 में तो ऐतिहासिक और सर्वाधिक मतों से आप चुनाव जीतते थे, सलूम्बर में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना टिकट वितरण करा है और जिस तरह से बीजेपी ने सिंपैथी वोट गेन करने के लिए शांति देवी को टिकट दिया, क्या लगता है आपको, क्या इस बार जितेश जी कटारा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अनिल जी कटारा यहाँ पर? देखो, आपके सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार, नमस्कार। और मैं आपका चैनल का जो अब तक का मुझे लगा, आप वास्तविक आम जनता की जो आवाज़ और जो सच्चाई है जी और जिस तरह से मीडिया की जो परिभाषा है, जी हमारे देश का चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, वास्तविकता को जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाना, इस उद्देश्य से आपका चैनल चल रहा है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और साथ ही उम्मीद करूंगा कि आपका चैनल काफ़ी ग्रोथ करे और आम जनता इस पे विश्वास जो वर्तमान में बना हुआ उसको बरकरार रखे।
पहला जो था आपका कहना हुआ कि भारत आदिवासी पार्टी का एज ए मतलब पोस्टर बॉय या एक चेहरा फेस के रूप में जाना जाए, ये मेरे लिए मतलब अच्छी बात है। खुश मतलब कहे कि सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मुझे एक फ्रंट में अवसर मिला है, एज ए फेस के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो सोच कहती है कि मेरे लिए पार्टी और पार्टी की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरा यही कहना है कि मैं पार्टी का आज वर्तमान में सांसद हूँ, राष्ट्रीय सदस्य हूँ, लेकिन एज ए आम कार्यकर्ता बन के ही पार्टी का एक छोटा हिस्सा बन के ही मैं काम करता हूँ दिल से। और वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है सलूमबर और 84 के लिए, देखो पहले जो परिपाटी बनी हुई थी एक परिवारवाद और इसके बाद बलशाली व्यक्ति, मतलब बलशाली में उसको सबसे ज्यादा धन बलशाली, मतलब धन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को टिकट देते हैं। और एक चीजें देखें कि संगठन के कुछ लोग ये चाहते हैं कि इशारों पे चलने वाला आदमी, हमारे इशारों पे चलने वाले लोग को टिकट देते हैं। तो वर्तमान 84 और सलूमबर दोनों जगह भाजपा का देखे तो वो सामने ये आया कि इशारों पे चलने वाले लोग और बलशाली लोग और परिवारवाद पे ये फोकस किया गया भाजपा ने। और कांग्रेस की बात आए, कांग्रेस ने नया एक्सपेरिमेंट किया 84 के अंदर, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बिना सोचे समझे और जिस तरह से हमें काउंटर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो उनका उल्टा पड़ने वाला है। और सलूमबर के अंदर भी एक चीज सामने ये आई कि इस इलाके का कोई भी लीडर बनता है सबसे पहले जनप्रतिनिधि बनता है, बनने के बाद उसको फर्स्ट बार सेकंड बार विधायक या एमपी बनता है, इसके बाद एक बड़ा लीडर के रूप में उभरता है। तो रघुवीर जी एक बड़े लीडर के रूप में कांग्रेस के अंदर उभर रहे थे और कांग्रेस के अंदर भी एक अच्छी लॉबी है स्टेट लेवल की जो एक दूसरे लीडर को लीडरशिप खत्म करती है। तो रघुवीर जी की जो लीडरशिप थी उस लीडरशिप को खत्म करने का काम किया गया। कांग्रेस को एक बात समझनी पड़ती थी कि अगर वास्तविक कांग्रेस के हित के लिए सोचती तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ इन 3-4 जिलों के अंदर 2 से 3 लीडर बड़े कांग्रेस के थे। रघुवीर जी थे, ताराचंद जी थे, मालवीय जी थे, ये अपने इधर बामणिया जी थे। तो मालवीय जी ऑलरेडी चले गए, ताराचंद जी को ऑलरेडी ये हो गया, तो एक ही लीडर बनता था, एक ही लीडर बचता था। रघुवीर नाम था रघुवीर मीणा। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की कांग्रेस की लीडरशिप को खत्म करने का काम किया और इसका ताजा उदाहरण सलूमबर सीट पे है। एक देखना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट 3 बार बागी खड़ा हुआ और शायद कांग्रेस के अंदर सर्कुल उनका पार्टी की जो नियमावली बनी है उसमें यह है कि जो बागी खड़ा होता है उसको 5 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तो बागी खड़ा हुआ। एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं गढ़ी के अंदर, गढ़ी में कांता गरासिया करके आपने देखा होगा, पूर्व एमएलए रही लेडीज है, स्ट्रॉन्ग लेडीज है, एक मजबूत लीडर थी। एक उसने कुछ नहीं किया, उसका पति सिर्फ विरोध में जाके हमारे से लड़ा, उस लेडीज को 5 साल के लिए कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। और दूसरी तरफ रेशमा जी जो बागी चुनाव लड़ते आ रहे हैं आज तक, उनको कांग्रेस ने बैंडेड दे दिया। तो कांग्रेस के अंदर भी हमें जहां तक लगता है कांग्रेस ने दोनों जगह बीजेपी को उतारने या बीजेपी को जिताने के उद्देश्य से उन्होंने टिकट दिया है। वो खुद जितना या हमको जिताना है इस तरह से नहीं, वो बीजेपी जो चाहती थी उस अनुरूप टिकट देने का काम किया है। दोनों सीटों पे हमारा जो तो कहना है, हमारे पास न धनबल है, न हमारे पास कोई खानदानी या कोई पावरफुल कोई चीज है। हमारे पास आम कार्यकर्ता, आम पब्लिक दिल से जुड़ी हुई है और हमारा जो उम्मीदवार है वो भी आम घर से निकला हुआ उम्मीदवार है। और जनता दिलो जान से, जिस तरह से आपने कल 84 में देखा होगा सलूमबर में, तो लोग अपने विवेक से, अपनी इच्छा से अब खुद का खर्चा करके आ रहे हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि यहाँ चुनाव हम अकेले नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। और जहाँ जनता चुनाव लड़ती है वहां फिर जनता के सामने कोई भी बलशाली या कोई भी ताकतवर हो नहीं टिक पाता है। हमने हमेशा देखा कि दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, फिर भी डट के उनका मुकाबला करते हैं, पर एक पार्टी हमेशा आपके लिए ना तो अच्छा बोलती है ना बुरा बोलती है, वो है कांग्रेस। बीजेपी हमेशा आप पर काउंटर करती है कई बार। और आपके तो खास मित्र मन्ना लाल जी, वो तो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी हर पोस्ट पर आपका नाम या आपकी पार्टी का नाम अंकित कर ही देते हैं। ये प्रेम क्या कहलाता है? पहला जो कहना हुआ कि एक पार्टी जो बिल्कुल विरोध करती है, एक पार्टी बिल्कुल शांत रहती है। तो जैसे शुरुआत में बीजेपी को लगता, जब 2018 में हम पिक्चर में आए तो उस समय कांग्रेस को लगता था हमारा नुकसान हो रहा है, बीजेपी को लगता था हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, तो बीजेपी चुप थी। अच्छा, बीजेपी चुप थी। फिर बीजेपी को लगने लगा यार तो हमारा भी वोट खा रहे हैं, हमारा भी वोट खा रहे हैं, तब बीजेपी रिएक्शन करने लगी। कांग्रेस का जो स्थिति बनी हुई थी, देखो हमने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया था, क्योंकि देश के अंदर कोई भी तानाशाही भले कांग्रेस करे बीजेपी करे, और वर्तमान में देखा गया कि पिछले कुछ समय से 10 सालों से बीजेपी के अंदर एक तानाशाही
एक रवैया आ गया था, जो बीजेपी का है वही देशभक्त है, बीजेपी का नहीं है वो देशभक्त नहीं है। इस तरह से जो भावना आई थी, तो हम सब ने मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट काम किया था और कांग्रेस ने हमारा साथ दिया था और हमने भी इसका स्वागत किया था और हमने साथ में मिलकर काम किया था। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां चेंज हुई, कांग्रेस को लगा वो पार्टीवाद, लोकसभा में कांग्रेस राष्ट्रवाद और देश हित की बात कर रही थी और संविधान हित की बात कर रही थी। अभी उपचुनाव में कांग्रेस हित की बात कर रही है जी। जिस दिन कांग्रेस देश हित की बात करेगी हम साथ में काम करेंगे, जब कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस हित की बात करेगी जी, देश समाज ये भाड़ में जाए ये सोचेगी, तो हम हमारा काम करेंगे, उस समय साथ में मेल मिलाप। कांग्रेस से तभी हमारा संबंध बरकरार रहेगा जिस दिन कांग्रेस संविधान के हित में, देश हित में सोचेगी, उस दिन हम साथ में हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान उपचुनाव में सिर्फ कांग्रेस का हित देख रही थी जी, और उनका यही था कि बीजेपी जीत जाए चले उपचुनाव में, जी, कांग्रेस बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। क्योंकि आपका जो बढ़ता कद है काफी लोगों के लिए नासूर हो बन चुका है। एक चीज रहेगी, मेरे प्रिय मित्र जी, मन्नालाल जी, जी, उनका एक भी स्पीच अभी तक बिना राजकुमार, बिना बीएपी के पूरा नहीं है जी, एक भी स्पीच। जी, वो उठते बेते खाते घर में, रात को सपने में भी राजकुमार और बीएपी आती है इनके, क्योंकि जिस तरह से स्पीच के अंदर इनकी स्पीच शुरू होती है और एंड होती है, तब तक मैं देखता हूँ जी, जी, हर कार्यक्रम में वो राजकुमार बीएपी आएगा हर जगह, शुरुआत में और एंडिंग में। तो उनके अंदर पूरे दिलो दिमाग में हम घुसे हुए हैं। वो इसलिए घुसे हुए हैं कि उन्होंने जिस आधार पे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, जिस जहर उगलने का काम कर रहे हैं, उनको लेके हम लोग सक्रिय हैं। इसलिए उनको लगता है, मन्नालाल जी एक अधिकारी वर्ग से थे, एक हमने पहले शुरुआत में ये फेस किया था कि अधिकारी वर्ग से एक लीडर बना है, नेता बना है, तो अच्छा नॉलेज रखता होगा, तो अच्छी भावना रखे, अच्छी सोच रखेगा और अच्छी सोच के साथ काम करेगा। लेकिन वो उनके अंदर मुझे लगा नहीं वो चीज, पता नहीं किस हिसाब से वो क्या सोचते हैं। देखो, वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, आपके विचार है मेरे विचार अलग होने चाहिए, वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जहर उगलने का काम, एक नफरत फैलाने का काम और झूठ बोलने का काम, जैसे कि एक अधिकारी वर्ग का लीडर है और वो कह रहा है कि बीएपी वालों ने पैंथर छोड़ा है। यार आप किस बात की, हमारा छोटा सा कोई कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता हमारा है नहीं है वो भी नहीं पता है, वो कोई छोटा कमेंट करता है उसको लेके पोस्ट डालते हैं। एक सांसद और एक छोटा सा मामूली सोशल मीडिया पे कोई कार्यकर्ता है, बीच में गुजरात में एक आदमी मजदूरी कर रहा है, छोटा बच्चा, उस बच्चे ने छोटा सा कमेंट कर दिया, उसको लेके मुकदमा दर्ज कर दिया और एसपी के पास चले गए। यहाँ से पुलिस जाके, अब सरकार जाएगी सी यार, सरकार है प्लस सांसद कह रहा है, तो गुजरात में मजदूरी करता वो आदमी को पकड़ के ले, छोटी सी स्टेटमेंट को, तो उनके मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। जी। अब तक तो बातों में विवाद होता था, पर पैंथर को लेकर विवाद होना उसको कितना, क्योंकि देखो राजनीति का एक स्तर है और आप लोग जिस मुकाम पर हैं, आप लोग हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में बैठते हैं आप लोग, एक सांसद होने के बाद इस तरह का बयान देना कहाँ तक उचित मानते हैं? मैं भाई, मतलब मैंने देखो, मेरा उम्र भी ज्यादा नहीं है और मुझे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद की वजह से 2 बार विधायक और सांसद बनने का अवसर मिला। वो आदमी मेरे से एज में भी ज्यादा है, ठीक है, और अधिकारी वर्ग से आए हैं, तो एक फेस करते हैं, हम भी सोचते थे अच्छा, लेकिन एक सांसद बने अभी, और ये कितने छोटा बच्चा भी ये नहीं कह सकता है, एक गिनौनी हरकत हम कहते हैं, कुछ बच्चों जैसी हरकत है, बच्चों जैसी हरकत मतलब कहना भी अभी उचित नहीं है। वो इतना नीचे गिर चुके हैं कि पैंथर को बीएपी वालों ने छोड़ा। यार क्या चीज है ये, किस देश, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे? एक चीज हमने देखा भाजपा में यही होता है, जो व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपना विवेक से नहीं चलता है, ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाता है, जिसका उदाहरण मन्नालाल जी, इसका उदाहरण वर्तमान सोलंबर, इसका उदाहरण अपने हमारे 84। जो व्यक्ति अपने बलबूते पे, अपनी सोच के हिसाब से, अपने विवेक से नहीं चलता है, ऐसे ही व्यक्तियों को बीजेपी में टिकट दिया जाता है। एक मुख्य प्रश्न और पूछना था आपसे कि भाई हमने 2 प्रारूप देखे आपकी की पार्टी के। जो आपके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि आप युवाओं को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और जो आपकी पार्टी से जुड़े युवा हैं उनका दीवानगी का आलम इस तरह का है, वो ये कहते हैं कि जो कर रहा है, जो आदिवासी हित की बात कर रही है, वो सिर्फ एक ही पार्टी, वो है बाप। ये दोनों प्रारूप अलग अलग कैसे हो सकते हैं? एक ही क्षेत्र के दो जने अलग अलग बात कैसे कर सकते हैं? देखो, हाँ बिल्कुल, आपने सही टॉपिक पूछा इस पे। जो विरोधी है ये कह रहा है कि राजकुमार युवाओं को बरगला रहा है, वो गलत रास्ते पे ले जा रहा है, और दूसरी तरफ
आदिवासी समुदाय या अन्य समुदाय का युवा भी आज एक तरफा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। युवा वर्ग 99% हमारे साथ जुड़ा हुआ है जी। अब हम परिवार में क्या कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को क्यों पढ़ाना है? कि बच्चा पढ़ लिख के सही गलत का फैसला करे। अब इस इलाके का युवा पढ़ लिख के सही गलत का फैसला करने लग गया। वो पढ़ लिख के जागरूक हुआ, समझदार हुआ और सही और गलत को पहचानने लगा और उसने ये क्लियर किया कि राजकुमार राउत और भारत आदिवासी पार्टी सही है, तो आज सही के साथ खड़ा है। भाई बीजेपी कांग्रेस ने अंदर देखा गया, युवा समझने लगा कि राज्य कोष बनता है राजस्थान का, सेंट्रल का कोष बनता है, ट्राइबल का फंड आता है। इस ट्राइबल का फंड का और स्टेट जो फंड है उसका जब डिवाइडेशन हो रहा है तो हमारे इलाकों को मिल ही नहीं रहा। हमारे इलाकों को छोटी सी पीएससी, एक आधी स्कूल, एक आधा रोड देके खुश कर दिया जा रहा है। भाई टैक्स तो डूंगरपुर का बच्चा भी आदमी दे रहा है, जयपुर का भी दे रहा है और कोटा का भी दिया है। लेकिन जब वापस उस टैक्स का विकास के नाम से जो डेवलप होना चाहिए, जो डिवाइडेशन होना चाहिए, उसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बात युवाओं को समझ में आए। दूसरी चीज जो नौकरियों को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर समझ में आए और जिस तरह से देश के अंदर प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, गवर्नमेंट संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। आज स्कूल एजुकेशन के अंदर व्यावसायिक शिक्षक प्राइवेट लगा रहे हैं, विद्या सबल के नाम से फिर चला रहे हैं हायर एजुकेशन में। तो आज डूंगरपुर कॉलेज का सिंगल सा उदाहरण दूं, मैं 2013 में कॉलेज प्रेसिडेंट था जी। उस दौरान डूंगरपुर कॉलेज के अंदर 86 स्वीकृत पद थे और वर्तमान में 2013 के अंदर 33 व्याख्याता कार्यरत थे जी। 5 चतुश्रेणी कर्मचारी थे जी। और बाकी एलडीसी सब मिला के पूरे कॉलेज में 50 का स्टाफ था जी। आज देश आगे बढ़ा, 2013 और 2024 हो गया। आज 2024 में उसी कॉलेज में 13 व्याख्याता है जी। 0 चतुश्रेणी कर्मचारी है, प्राइवेट चतुश्रेणी टेंडर पे दे दिया। तो देश बढ़ रहा है कि खत्म हो रहा है? जी। पूरे जिले के अंदर पिछले 5 सालों में माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंदर स्कूल क्रमोन्नत हुई जी। स्कूल के अंदर 12वीं 11वीं 12वीं का बच्चा पढ़ रहा है, उसने 9th 10th 11 3 साल तक निकाल दिया, साइंस फैकल्टी खोली है। लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक साइंस का पद क्रिएट नहीं किया है। पद खाली होना और क्रिएट करना दोनों अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने पद ही क्रिएट नहीं किया। तो युवा समझने लगा है कि हमारे देश को ये लोग खोखला कर रहे हैं। हमको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों को भगाया, मुगलों से ये किया वो किया, देश आजाद हो गया, देश को अमृत महोत्सव, देश 2047 तक ये बना देंगे। मतलब जिस तरह से स्कूल एजुकेशन खत्म हो रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो रही है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में रेलवे का अगर देखा जाए पिछले 5 सालों के अंदर 3 लाख पोस्ट खत्म कर दी, प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। तो युवाओं को समझने में आया कि ये पूरे देश को बर्बाद करने का काम हो रहा है, सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है। तो युवा आज हमारे साथ है जी। हम कोई भी बात करते हैं, एक भी बात मेरी ये नहीं मिलेगी कि बिना आधार की मैंने कोई बात बोली है। मेरी हर बात का आधार होगा, कोई न कोई एक प्रमाणित प्रूफ के साथ हम बोलते हैं। और वो लोग बिना पैंथर बीएपी ने छोड़ा ये बोलेंगे, युवा समझदार है, उनका साथ थोड़ी जाएगा। वो बोलेंगे कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो युवा नहीं जा रहा है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि युवा भटक रहा है, लेकिन युवा सच में पढ़ लिख के समझदार होकर सही को पहचानने लगा है। और इस इलाके में भारत आदिवासी सही लग रही है तो भारत आदिवासी के साथ साथ में है। ये आपके बढ़ते कद से हमने देखा कि आपके लिए कहावत मशहूर हो गई है कि कोई भी अगर बड़ी दुकान हो उसको बंद कराना हो तो राजकुमार जी की पार्टी को वहाँ पर टिकट, मतलब राजकुमार जी को वहाँ से चुनाव लड़वा दो। बड़ी बड़ी दुकानें आपने बंद कर दी। पार्टियां जो है उनका जो वोट बैंक है, जैसे कांग्रेस माइनॉरिटीज को अपना वोट बैंक मानती है, पर आप जहां पर चुनाव लड़ते हैं वहां पर माइनॉरिटीज भी आपके साथ हैं। आज ही आपकी पार्टी के अंदर एक जिला प्रदेश संयोजक आपके बने हैं जो सामान्य वर्ग से हैं, चुंडावत जी। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल भी अब आपके साथ आने लगे हैं। और दक्षिणी राजस्थान में राजकुमार राउत और उत्तरी राजस्थान में रविंदर भाटी, बिल्कुल। जो इनका बढ़ता कद है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, एक चीज ये मानना पड़ेगा, मैं आपको और आपके सारे दर्शक को कहना चाहूंगा, मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ। इंसान आदमी कोई आपको ताकतवर बनाती है बस ना? यही कि मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ मेरी पार्टी का और इस क्षेत्र का। लेकिन साथ इसलिए दे रहे हैं और ताकतवर हमें इसलिए बना रहे हैं कि हम वास्तविक लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं जी।
और वास्तविक लोकतंत्र यही है। मैं तो कह रहा हूं कि आजादी के बाद इस इलाके के अंदर ओरिजिनल लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि जनता अपने विवेक से, अपने इच्छा अनुसार सही आदमी को चुन के अपना प्रतिनिधित्व भेजे। जी यह वास्तविक लोकतंत्र की परिभाषा है और यही परिभाषा इस बार सार्थक हुई हमारे लोकसभा चुनाव में। जी तो आपका कहना था बड़ी दुकान है, तो बड़ी दुकानें किसने सजाया था? लोकतंत्र ने सजाया था। जी और वो बड़ी दुकानें सज के लोकतंत्र को ही खत्म करने का काम करती है। तो जनता को समझ में आया कि जिस दुकान को हमने सजाया है, जी जिस दुकान को हमने संजोया है लोकतांत्रिक तरीके से, और वो राजतांत्रिक व्यवस्था पे आएगा, तो जनता 5 साल में अवसर आया तो उस दुकान को बंद कर दिया। और उसके रूप में, ढाल के रूप में राजकुमार रोत काम करता है, भारत आदिवासी पार्टी काम करती है। तो वो ढाल के रूप में काम करने का काम, आगे चाबी लगाने का काम मैं करता हूं और जनता पीछे एक ढाल के रूप में रहती है जी और वो दुकान बंद हो जाती है। जी हाँ, आपका जो मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि माइनॉरिटीज जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, जनरल जिस पर बीजेपी हमेशा आंख मूंद कर विश्वास करती कि उनका वोट बैंक माना जाता है, आपने तो दोनों ही जगह सेंधमारी कर दी। देखो हमने लोगों को विवेकशील बनाया। जी मेरे पास जनरल के लोग भी आते हैं, ओबीसी हर वर्ग का। कुछ लोग, एक माहौल बना हुआ है आपके चैनल के माध्यम से, क्या कहते हैं, राजकुमार और बीएबी वाले तो जनरल के खिलाफ है। जी आदिवासियों के अधिकार की बात करना, आप आपके अधिकारों की बात करोगे, इसका मतलब आप मेरे खिलाफ थोड़ी हो। ठीक है, आप आपकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप मेरे खिलाफ थोड़ी हो। एक बात को समझना पड़ेगा, हमारी पार्टी का यही है कि ट्राइब्स को जरूरत है। ये ट्राइब बाहुल्य क्षेत्र है, ट्राइबल को एजुकेशन की जरूरत है, ट्राइबल को रोजगार की जरूरत है, अन्य समुदाय को भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ज्यादा स्केल में है ट्राइब से, जरूरत ज्यादा उनको है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं, हम ट्राइबलों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ट्राइबल्स के राइट्स को लेकर, ट्राइबल्स की आवश्यकता को लेकर लड़ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी का हक छीन रहे, ये नहीं। मैं 5 साल विधायक रहा, मेरे पास हर वक्त व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति आया, एक ब्राह्मण आया, जैन आया, हर वक्त। और जिस ब्राह्मण, जिस आदिवासी से मैंने फ्री में काम किया, उसका भी फ्री में काम किया मैंने। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मेरे इलाके में हर वर्ग का कर्मचारी लगा था। जी मैंने सिंगल ये गैर आदिवासी है या नॉन ट्राइब है, उसको यूं करके किसी को परेशान नहीं किया। मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक व्यक्ति ये बता दे कि मैं दूसरी कास्ट का था इसलिए मुझे परेशान किया गया। मैंने हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों को साथ में लेके काम किया। मैंने खुल के बोलता हूं आज, और आपके चैनल के माध्यम करता हूं कि ट्राइबल लोग बाहुल्य क्षेत्र है, मैं एज ए ट्राइबल समाज से आता हूं, मैं आदिवासी समाज से आ रहा हूं, और मैं आदिवासी समाज का भला नहीं कर सकता तो मैं आपका भी नहीं करूंगा। जी एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जिस समाज में, जिस परिवार में पैदा हुआ है, अगर उसका हित नहीं सोच सकता तो वो आपका दूसरा समाज का नहीं सोचेगा। जी जो व्यक्ति अपने माँ बाप का भला नहीं कर सकता, वो दूसरे माँ बाप को भला नहीं करेगा। तो जितने इस बाहुल्य क्षेत्र में ट्राइबल लीडर है, आदिवासी लीडर है, अगर वो खुद के समाज का भला नहीं कर सकते तो वो बनिया ब्राह्मण पाटीदार किसी का भी भला नहीं कर सकते। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उनको तैयार करते हैं वो लोग, छोटी मोटी लालच दे देंगे, ये बात अलग है। तो हमारा ये सीधा सा फंडा है, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। कुछ समय ये माहौल बना था कि नहीं ये है वो है, ऐसा माहौल बना था। हम राइट्स की बात, आपके अधिकार अलग हो सकते कुछ, मैं आपकी जमीन में आके अतिक्रमण करना चाहूंगा तो आप मुझे क्या रोकोगे कि नहीं रोकोगे? तो हम ये कि हर वर्ग के अंदर कुछ शोषणकारी लोग होते हैं जी और वो शोषणकारी लोगों के खिलाफ हम काम करते हैं। मेरा सीधा सा फंडा है कि हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो व्यक्ति छुआछूत भेदभाव, जो व्यक्ति मानव विरोधी गतिविधि, जो व्यक्ति शोषण की भावना रखेगा, उसका हम विरोध करेंगे। जी दक्षिणी राजस्थान में जो पूरा इलाका है, भले आप आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की बात करें या उदयपुर, चित्तौड़, इधर किधर भी बात करें, राजकुमार रोत अपने आप में एक सुपर हीरो है। जिस तरह से रविंद्र भाटी उत्तरी भारत में, ये जो कद है ये कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसको मेंटेन रखना ही तो अपने आप में मतलब एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि लोग आप पर भरोसा करते हैं, हर इलाके में आप जाते हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा नामांकन में आपने जिस तरह से प्रत्याशी को तो आपने ऊपर बिठा रखा था और आप आम जनता के बीच में चल रहे थे। आपने देखा? बिल्कुल ठीक है। देखो वही चीज मैंने आपको कहा कि देखो एक तो सबसे बड़ा ये जो वर्तमान में एक फेस बने हुए हैं हम, उसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। मतलब
एक चीज है, ये चीज यही मेंटेन आप कांग्रेस में रह के करो या बीजेपी में रखो, चुनौतीपूर्ण नहीं है। पार्टी आपके लिए ढाल बन के खड़ी रहती है। जी। लेकिन हम सिंगल लोग हैं, हमारे भारत आदिवासी पार्टी से तो वो कांग्रेस भी हम पे अटैक करेगी, बीजेपी भी हम पे अटैक करेगी। उस लेवल को बनाए रखना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों ने हमको मजबूत बनाया है। जी। और हमें पता है कि जब तक हम सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे तब तक हम ये मेंटेन करते रहेंगे, और हमें खुद पे विश्वास है कि सच्चाई के मार्ग पे हम चलते रहेंगे और ये पद मेंटेन होता रहेगा और आगे भी चलेगा। कहना था आपका कि मैं ऐसे प्रत्यक्ष के ऊपर, मैं नीचे, मैं आज तक ऐसे मामूली कार्यकर्ता बन के ही काम किया पार्टी में। जी। मैं बिल्कुल आगे आने का काम मैंने नहीं किया है, मैंने सबको साथ में लेके आगे करके मैं पीछे रहने का काम किया है, और इन्हीं लोगों ने मुझे आगे किया है। जी। आज मैं जो कुछ भी हूँ हमारे संगठन के लोगों की वजह से हूँ, कि उन्होंने मुझे आगे हर वक्त किया है। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, भील प्रदेश को लेकर क्या तैयारियां हैं, और मतलब क्या उसके लिए कितना डेडिकेट है पूरा आपकी पार्टी? देखो, कोई भी मुद्दे को अगर उसको अंजाम तक पहुंचाना है तो इससे पहले सबसे पहले उस मुद्दे की हिस्ट्री पे काम करें। तो हम हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं कि भील प्रदेश की जो डिमांड है कब से शुरू हुई। तो मोटा मोटा एक ही चीज सामने आता है कि गोविंद गुरु महाराज का जो आंदोलन था मानगढ़ का, वहां से शुरू हुआ। ये प्रमाण जो उसका हर चीज का प्रमाण मांगते हैं, तो प्रमाण ये मिलता है कि 1913 के अंदर जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ, उस दौरान जो गोविंद गुरु महाराज को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके लेके गए गुजरात के अंदर, अहमदाबाद, मतलब ये गुजरात के पास में कोई कोर्ट था, उस कोर्ट में पेश किया। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी कोर्ट चलता था, तो कोर्ट पेश किया। उस कोर्ट के दौरान जज ने पूछा कि क्या गुनाह किया उसने, तो उसने राजद्रोह की धारा लगाई थी, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी अपने 1865 के आसपास लग गई जी, और ये घटनाक्रम 1913 में हुआ जी। तो आईपीसी सीआरपीसी के तहत उनको राजद्रोह का मुकदमा दर्ज चल रहा था जी। तो कहा कि क्या राजद्रोह का काम क्या किया, तो वो उस समय कहा, गवर्नमेंट वकील था उसने, कि ये बिलराज की मांग कर रहा है, अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं और सारे बिलों को इकट्ठा करके अलग से बिल प्रांत की बात करें। तो उस कोर्ट के जजमेंट में है कि ये बिलराज की काम बात कर रहा है, इसलिए इसको राजद्रोह का मुकदमा चला जाए। एक चीज, उसी दौरान फिर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लोगों ने भी, क्योंकि बिलों का इतना विद्रोह हो रहा था यहाँ, तो उन्होंने बिल प्रदेश का अलग से नक्शा बना रखा है जी। उस समय से बिल प्रदेश का अलग से नक्शा बना, तो उस समय की डिमांड थी। ऐतिहासिक आधार ये हो गया। सेकंड चीज, देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से जितने आज ये मुद्दा राजकुमार हो या भारत आदिवासी पार्टी का अकेले का भी नहीं है, आज भाजपा विरोध कर रही है, तो भाजपा के लोग ये तय कर ले कि नंदलाल जी मीणा भाजपा के मंत्री थे कि नहीं थे। नंदलाल जी मीणा ने खुद ने कहा बिल प्रदेश बनना चाहिए। जब वो वही महेंद्रजीत मालविया आज बीजेपी में जाके कह रहे नहीं हुई है, वो वही महेंद्रजीत मालविया ने भी बिल प्रदेश की बात रखी है। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए जाबूखंड नाम दे दिया, उन्होंने एरिया वही है, नाम दे दिया, अलग दे दिया कि जाबूखंड बनाना है, जाबूखंड राज्य बनाना है। ठीक है। इसके अलावा सोमजी भाई भरासिया गुजरात के सांसद थे, दिलीप सिंह जी भूरिया मध्य प्रदेश जो पैसा एक्ट का काम किया, उनके बच्चे जो कांतिलाल जी भूरिया, उन लोगों ने, मतलब कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी सारे लीडरों ने इस बात को रखा गया है आज तक। लेकिन बीजेपी के अंदर समस्या ये है कि उनको लगता है कि हम बिल प्रदेश की ज्यादा बात करेंगे तो हमारी टिकट कट जाएगी। जी। बीजेपी के नेताओं में यही आज तक है कि जितना हम आदिवासी समाज के विरोध में काम करेंगे इतना हमको टिकट बरकरार रहेगा। ऐसा इनकी मेंटेलिटी बनी हुई है। जितना आदिवासियों के खिलाफ काम करेंगे इतना इनके नंबर बढ़ते रहेंगे, ऐसी इनकी बीजेपी के लोगों की मेंटेलिटी है। तो बिल प्रदेश का जो एजेंडा, एक चीज हो गया। अब बिल प्रदेश का बात आती है तो दूसरे समाज का, दूसरे समाज के लोगों को भी हम विश्वास में ले रहे, साथ में ले रहे। बिल प्रदेश बन गया इसका मतलब ये नहीं ओनली फॉर बिल रहेंगे इस इलाके में। 1970 से पहले, क्योंकि शेड्यूल 5 का इलाका है, शेड्यूल 5 में प्रावधान जो अमिटमेंट जो बाद में हुए कि 1970 से पहले जिसकी परिवार है उस सबको यहाँ का मूल माना जाएगा। ठीक है। तो 1970 से पहले जिसकी वंशावली है उन सबको ऐसे रखा जाएगा, सब साथ में मिलकर काम करेंगे। जितना ट्राइब्स को फायदा है उतना ही अन्य वर्ग के लोगों को फायदा है। आज यहाँ का जैन समाज का या आज अदर समाज का व्यक्ति जयपुर जा रहा है राजधानी के लिए, तो ट्राइब्स भी जा रहे हैं, नुकसान दोनों को है। वही अगर बिल प्रदेश बढ़ता है तो इस इलाके के अंदर राजधानी बनेगी तो सबको फायदा है। तो सभी लोगों को साथ में लेके समस्या है वो रुकेगी, यहाँ के पलायन की बिल्कुल रुकेगी, क्योंकि यहाँ का जो मिनरल्स है, अदर स्टेट के लोग, गुजरात के अलग वर्ग, राजस्थान वाले अलग, तो यहाँ पर एक हम कोशिश करेंगे, हमारा पहला फोकस ये रहेगा। बिल प्रदेश बनता है तो किसी भी प्रदेश की सबसे पहली सुंदरता ये है कि इसका भौगोलिक सुंदरता बनी रहे, पॉल्यूशन नहीं रहे। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसे उद्योगों का तैयार करेंगे जो उद्योग पॉल्यूशन को खत्म, मतलब पॉल्यूशन नहीं करे। ठीक है।
पॉल्यूशन युक्त उद्योगों को हम तैयार करेंगे, कुटीर उद्योग को। देश को चलाना या स्टेट को चलाना ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ही हो, आपकी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए जी। आपको जीना है तो आपके पास 1 लाख रुपए है तो भी जी सकते हो, और आपकी व्यवस्था अच्छी है तो आपके पास 1000 रुपए तो भी जी सकते हो। तो हम ऐसी व्यवस्था डेवलप करेंगे, सोच डेवलप करेंगे, और सारे मिनरल्स को लेके जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसी चीजों पे हम लोग काम करके एक मजबूत अर्थव्यवस्था स्टेट की बनाएंगे जब स्टेट बनेगा तो। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी राजकुमार जी रोज से, जिन्होंने स्पष्ट करा कि दोनों ही जगह ऐतिहासिक परिणाम यहाँ पर आएंगे और मजबूती से प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही में सांसद मन्ना लाल जी के लिए, जो इनके गहरे मित्र हैं, उनके लिए इन्होंने बोला है कि उन्हें तो सपने में भी बाप पार्टी और राजकुमार रौत का चेहरा ही नजर आता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम क्या कहते हैं, क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड कायम करा था 84 में, क्या वो रिकॉर्ड टूटकर एक नया रिकॉर्ड बन पाता है नहीं, या 84 में कुछ आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।